हेलो सेपियंस। क्या हो कि यदि मैं आपको बताऊं कि जिस मेथड का यूज करके नेपच्यून ग्रह को खोजा गया था, नेपच्यून प्लेनेट की डिस्कवरी हुई थी 1846 में, उस मेथड को 1843 में ही एक फिलोसोफर ने पहले से अपनी पुस्तक में इंट्रोड्यूस कर दिया था। विज्ञान में या साइंस में इस मेथड को बोला जाता है मेथड ऑफ परटर्बेशंस, और फिलोसफी या लॉजिक में इस मेथड को बोला गया है मेथड ऑफ रेजिड्यू। ये रेजिड्यू जो मेथड है, ये एक फिलोसोफर J.S. मिल ने अपनी पुस्तक सिस्टम ऑफ लॉजिक में 1843 में पब्लिश किया। 5 मेथड मिल ने बताए थे जो साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक डिस्कवरीज में काम आते हैं, या जिन्हें हम मेथड ऑफ इंडक्शन भी कहते हैं। खुद मिल ने मेथड ऑफ इंडक्शन बोला है, जिसमें से पहला मेथड है मेथड ऑफ एग्रीमेंट, दूसरा है मेथड ऑफ डिफरेंस, तीसरा है कंबाइंड मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस, चौथा है मेथड ऑफ रेसिड्यू एंड पांचवा है मेथड ऑफ कंकमिटेंट वेरिएशन। ये 5 मेथड जेएस मिल ने दिए थे 1843 में, और 1846 में जब नेपच्यून को डिस्कवर किया गया था तो मेथड ऑफ रेसिड्यू का यूज हुआ था। दिस इज साइंस मेथड ऑफ परटर्बेशंस। चलिए ये पूरा किस्सा जानते हैं। 1781 में सर विलियम हर्शल ने यूरेनस प्लेनेट की डिस्कवरी की थी, और यूरेनस प्लेनेट की डिस्कवरी ऐसी पहली डिस्कवरी थी, यानी पहली बार किसी प्लेनेट की डिस्कवरी जो है वो किसी टेलीस्कोप से की गई थी। तो टेलीस्कोप से की गई है पहली डिस्कवरी। तो इसके बाद वैज्ञानिकों के दिमाग में या जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उनके दिमाग में ये बात फिट आ चुकी थी कि अब जो भी इस डिस्कवरी होगी आगे, वो हम टेलीस्कोप के बेस पे ही कहेंगे। इन फर्दर फ्यूचर अगर हम कोई प्लेनेट या सब प्लेनेट्स हम खोजते हैं, ठीक है, तो वो हमें दूरबीन के भरोसे खोज लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये कल्पना भी नहीं की थी कि कोई ऐसा प्लेनेट भी खोजा जाएगा जो कि दूरबीन का सहयोग नहीं लेकर कैलकुलेशन के बेस पे खोजा जाएगा। दूरबीन का सहयोग या आपके टेलीस्कोप का सहयोग लेने के पीछे जो रीजन था, वो रीजन था न्यूटन अंकल का लॉ ऑफ मोशन का, आपसे, और लॉ ऑफ ग्रेविटी का, जो दोनों को एक साथ रख के डिस्कवरीज की जाती हैं यूनिवर्स में। उस समय तक की जाती थी। आज तो न्यूटन के लॉ जो है, वो जो हमारा जो एक्सट्रीम लेवल पे जो फैला हुआ यूनिवर्स है उसमें इतने अप्लाई नहीं होते। वहां पर तो आइंस्टाइन के लॉज काम करने लगे हैं। तो जो ग्रेविटी का लॉ जो किया था न्यूटन ने, और जो मोशन का लॉ जो किया था न्यूटन ने, वो वहां पे काम कर रहा था। यानी कि न्यूटन ने बताया था कि किसी प्लेनेट का मास कितना है, यानी द्रव्यमान कितना है, और द्रव्यमान के आधार पर, बेस पर, जो उससे बड़ा प्लेनेट है जो उसे अपनी ओर खींच रहा है। क्योंकि न्यूटन ने जो है ग्रेविटी को एक फोर्स माना था, एक बल माना था। लेकिन आइंस्टाइन को लेटर ये बात पसंद नहीं आई, और कहीं इसमें इलॉजिकल लगा कुछ। अपने आप बल हो जाना लॉजिकल नहीं है, कुछ चमत्कारिक लगता है। ऐसा नहीं हो सकता है कोई अपने आप ही कोई फोर्स आ जाए, उसका कोई साक्षात प्रमाण नहीं, हाइपोथेटिकल कोई रीजन और होना चाहिए। इसलिए उसने ग्रेविटी को बाद में अन्य नियमों के आधार पर डिफाइन किया आइंस्टाइन ने। ये किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो न्यूटन ने बताया था ग्रेविटी का जो नियम था, वो यही था कि एक जो बड़ा प्लेनेट, मैसिव प्लेनेट जो होता है, वो किसी छोटे प्लेनेट को या छोटी बॉडी को, मैसिव बॉडी छोटी बॉडी को अपनी ओर खींचती है। दैट इज अ फोर्स। ग्रेविटी एक फोर्स है। तो न्यूटन साहब से एक क्वेश्चन किया गया कि यदि ऐसा है तो ये ब्रह्मांड जो है ये स्थिर नहीं हो सकता। हम तो, हमारी पृथ्वी तो अब तक सूर्य में गिर जानी चाहिए थी। एंड व्हाट इज द रीजन कि हम स्टेबल कर रहे हैं, यानी कि पूरा ब्रह्मांड एक ही जगह पे आके गिर जाना चाहिए था। क्योंकि मैसिव प्लेनेट ने सब बाकी के जो मैसिव बॉडी है उसमें सब बाकी के जो बॉडीज हैं जो उससे कम भारी हैं, उनको अपनी ओर खींच लेना चाहिए था। तो वहां पे सब गिर जाना चाहिए था, उसी की तरफ आ जाना चाहिए। तो ब्रह्मांड जो है एक बिंदु में सिमट जाता। न्यूटन की दृष्टि में ब्रह्मांड जो यूनिवर्स जो है वो एक फैब्रिक, एक सीट नहीं है, एक 4 डायमेंशनल फैब्रिक नहीं है। वो आइंस्टाइन की उसमें साइंस में बाद में प्रकट होता है, डिस्कवरी में बाद में प्रकट होता है। न्यूटन के लिए तो यूनिवर्स, स्पेस टाइम इज लाइक एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट थे। तो वो फिजिकल नहीं थे। तो हुआ क्या कि अब उनको वो बंदे देख रहे हैं कि भाई घटना क्या घटी, जो
होवार्ड ने जो प्रेजेंट की थी अपनी कैलकुलेशन 1800 से लेकर 1821 के बीच की, उस कैलकुलेशन में उसने यूरेनस को इंक्लूड किया था। जो बाकी के सभी प्लेनेट थे, जो न्यूटन के नियम थे, उन नियमों के आधार पर बिल्कुल सही उनकी कैलकुलेशन आ रही थी। जिस कक्षा में उन्हें ट्रेवल करना था वो वहां पे ट्रेवल कर रहे थे, वो अपनी फील्ड में थे, वो थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होते, कैलकुलेशन एकदम करेक्ट थी। लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पे आके यूरेनस के साथ गड़बड़ी हो रही थी। यूरेनस जो है वो थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ होती, वो इधर उधर हो जा रहा था। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ग्रेविटी तो सन की तरफ से काम कर रही है, अगर सन की तरफ से ग्रेविटी काम कर रही है यूरेनस के ऊपर, तो यूरेनस को तो जैसा हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस हिसाब से उसी जगह पे होना चाहिए जहां हम बता रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो डिस्टरबेंस था, उसको उसने बताया। अब 1821 के बाद जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, उन्होंने इस पे फिर से कैलकुलेशन स्टार्ट की, फिर से इसको चेक करना प्रारंभ किया कि कहीं हो सकता है कि हमारी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम रही हो। होता क्या है, विज्ञान का सीधा सा नियम है कि पहले कैलकुलेशन की जाती है, फिर उस कैलकुलेशन का ऑब्जर्वेशन किया जाता है, देख के चीजों को प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटली, लाइव, एम्पेरिकली चीजों को जज किया जाता है, फिर देखा जाता है कि उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो जो कैलकुलेशन की जा रही थी इसकी यूरेनस की, वो तो एग्जैक्टली न्यूटन के नियम के हिसाब से वो सही कर रहे थे। लेकिन जब उसका वो ऑब्जर्वेशन कर रहे थे यूरेनस को अपने टेलीस्कोप से, तो यूरेनस 2 डिग्री तक इधर उधर हो जा रहा था एक पर्टिकुलर जगह पे। तो वो उनकी जो कैलकुलेशन थी उसके हिसाब से मैच नहीं हो रहा था, तो उन्हें लगा कुछ गड़बड़ है। तो 1821 के बाद इसमें फिर से रिसर्च प्रारंभ हुई और ब्रिटेन के एस्ट्रोनॉमर कोच एडम्स और फ्रांस के एस्ट्रोनॉमर लेवियर ने मिल के इस पर 1840 और 1845 के बीच अपनी कैलकुलेशन, अपना जो कैलकुलेशन थी, वो कैलकुलेशन किस बेस पे कर रहे थे कि भाई इन एवरी ईयर या 2 ईयर 3 ईयर में जो कैलकुलेशन हो रही है उसमें यूरेनस एक्चुअली कहाँ पाया जा रहा है और हम कैलकुलेशन के हिसाब से कहाँ देख रहे हैं। तो हर साल की वो ये कैलकुलेशन कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि 22 साल में ये जो कैलकुलेशन, इसमें जो ग्लिच आया है वो लगभग 2 डिग्री का ग्लिच। यूरेनस यानी उनके कैलकुलेशन के बेस पर 2 डिग्री इधर उधर है। ब्रह्मांड में तो जो सोलर सिस्टम उसमें तो पता नहीं कितना इधर उधर हुआ। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा मिल के मेथड ऑफ रेजिड्यू। मिल का मेथड ऑफ रेजिड्यू कहता है कि किसी भी कार्य के जो कारण है, वो जो नॉन कारण है, जो हमने जाने हैं, जो नॉन कॉज हैं, उनके बेस पर अगर उस इफेक्ट को जस्टिफाई नहीं किया जा रहा है तो डेफिनेटली उसका कोई ऐसा कॉज है जो अननोन है, तो वो अननोन कॉज ही हमें देखना होता है। बहुत बार आप अपनी जो डेली डे लाइफ है उसमें देखते, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर 10, 5, 20 सारी रिपोर्ट करवा लेता है, बट वो नहीं फाइंड आउट कर पाता है कि आपकी बीमारी क्या है। उन रिपोर्ट्स के बेस पर वो नहीं फाइंड आउट कर पाता है। देन इस बीमारी का कोई अननोन कॉज है जो इन रिपोर्ट्स में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर या तो कोई नया बैक्टीरिया डिस्कवर होता है, या कोई नया वायरस डिस्कवर होता है, या फिर कोई नई प्रॉब्लम डिस्कवर होती है मेडिकल साइंस में, वहां पर भी ये मेथड यूज होता है। हर फील्ड में ये मेथड यूज होता है, क्योंकि नॉन कॉज अगर किसी इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली उसका कोई कॉज है वो अननोन है, उस अननोन को फाइंड आउट किया जाता है। तो इस तरह से ये देखा गया कि अब ये समझा जाए कि आखिर ये जो यूरेनस है, इसका जो ग्लिच हो, इसमें जो डिस्टरबेंस हो रहा है, उसका क्या कॉज है। ये अपनी जो इसकी जो ऑर्बिट है उसमें ये स्टेडी क्यों नहीं हो पा रहा। तो ये कैलकुलेशन की चलती रही। तो ये जो 1843 में जो मेथड मिल ने इस मेथड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बहुत सिंपली ये समझा जा सकता है, किसी अननोन कॉज, उस कार्य का कोई जो कारण है वो कोई अननोन कॉज है, ठीक है। तो वो उन्होंने यही कहा कि 1845 में जब लेवियर और एडम्स ने अपनी अलग अलग कैलकुलेशन की, तो उन्होंने ये कहा कि हम कैलकुलेशन अलग अलग करते हैं, क्या पता हम दोनों अलग अलग कैलकुलेशन करें तो हमारी कैलकुलेशन में अगर डिफरेंस आता है तो हो सकता है हमारी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो। तो उन दोनों ने अलग अलग कैलकुलेशन की, लेकिन दोनों की कैलकुलेशन में एक जैसा ही डिस्टर्बेंस यूरेनस की जो ऑर्बिट है उसमें दिखाई, यानी कुछ गड़बड़ है। अब उन्होंने इसका एक ही आइडिया लगाया, देयर इज अननोन कॉज। और ये अननोन कॉज उन्होंने लगाया कि डेफिनेटली यूरेनस का जो जहां पे हमें ग्लिच मिल रहा है, जहां पे हमें डिस्टरबेंस मिल रही है, उसके आसपास कहीं कोई दूसरी फोर्स, दूसरी ग्रेविटेशन फोर्स उस पर लग रही है।
कहीं कोई और ग्रेविटी उसे इफेक्ट कर रही है, डेफिनेटली उसके आसपास कोई कुछ है, कोई ऐसी बॉडी है जो उतनी ही मैसिव है या उससे ज्यादा मैसिव है, और वो जो है यूरेनस को डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि इधर तो सन की ग्रेविटी लग रही है उस पर। लेकिन न्यूटन के नियम के हिसाब से ही, अब न्यूटन वाले नियम पे आते हैं, न्यूटन पे तो ये था कि भाई आपने कहा कि मैसिव बॉडी हर प्लैनेट को अपने पुल करती थी, इस हिसाब से सारे के सारे प्लैनेट उसकी तरफ पुल हो जाने चाहिए, तो वो एक ही जगह स्टोर हो जानी चाहिए थी। स्टडी क्यों करते हैं? तो न्यूटन ने कहा कि जिस तरह से यहाँ पर सन है, यहाँ पे अर्थ है, अर्थ के ऊपर सन की ग्रेविटी लग रही है, तो अर्थ के ऊपर उसके आर पार जो बॉडीज है उनकी भी ग्रेविटी लग रही है, इसलिए पुल जो है दोनों साइड से हो रहा है, और पुल जो है दोनों और चारों साइड से होने के कारण हर प्लेनेट जो है, हर बॉडी जो है उस पर किसी दूसरी बॉडी की ग्रेविटी लग रही है, और वो ग्रेविटी के कारण वो स्टडी कर रहे हैं, एक ही ऑर्बिट में ट्रेवल कर, उनमें इधर उधर ग्लिच नहीं आ रहा। तो उन्होंने सोचा कि डेफिनेटली फिर इसके ऊपर अगर इसमें ग्लिच आ रहा है, इसमें डिस्टर्बेंस आ रहा है, किसी और तरफ से पुल हो रहा है, तो इस पे बाहर की तरफ से उस साइड से किसी और साइड से कहीं कोई ग्रेविटी लग रही है। लेवियर ने अपने इस ऑब्जर्वेशन को, बर्लिन की ऑब्जर्वेटरी थी, उसमें इन्होंने 23 सितंबर 1846 को उन्होंने अपनी एक कैलकुलेशन इस ऑब्जर्वेशन के साथ भेजी। भाई देखो, इस ऑब्जर्वेटरी से ऑब्जर्व करो, कोई और बॉडी आपको दिखाई दे रही है यूरेनस के आसपास जो कि यूरेनस पर ग्रेविटी लगा रही हो? वहां पे जॉन गॉटफ्राइड गेले जो थे वहां पे, वो ऑब्जर्वेटरी में थे, उन्होंने जब उन्हें ये ऑब्जर्वेशन लेवियर का प्राप्त हुआ, उसके 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने एक और बॉडी को खोज दिया कि ये वो बॉडी है जो कि हमें यूरेनस से हैवी या मैसिव या यूरेनस जितनी मैसिव लग रही है, तो इसका ग्रेविटेशन इफेक्ट यूरेनस पे हो सकता है। और उसमें जो डिस्टर्बेंस है उसकी जो वैल्यू बताई वो 1 डिग्री तक बताई, वो विद इन 1 डिग्री के क्राइटेरिया में बताई, जो कि जो लेवियर ने ऑब्जर्वेशन किया था सेम एग्जैक्टली वही उसने 1 घंटे में खोज दिया उसने। अब उसके दूसरे दिन उसको फिर से ऑब्जर्व किया गया, उसको, उस बॉडी को, और उस बॉडी को पाया गया कि हाँ ये बॉडी जो है ये मूव कर रही है इमोशन में, और इस प्रकार एक नए प्लेनेट, इस ब्रह्मांड के उस समय के 8th प्लेनेट या 8th प्लेनेट नेपच्यून की खोज होती। और ये खोज किसी दूरबीन के बेस पे नहीं होती, ये खोज एक कैलकुलेशन की बेस पे होती है, ये खोज एक लॉजिक के बेस पे होती है, एक रीजनिंग के बेस पे, जो कि 1843 में जेएस मिल द्वारा मेथड ऑफ रेजिड्यू के नाम से पब्लिश किया गया था। और ये तो बहुत बाद में जाना गया कि जिस मेथड के बेस पर नेपच्यून की डिस्कवरी हुई है वो मेथड जेएस मिल दे चुके। तो साइंस ने जिस मेथड को यूज किया बिना किसी नाम के, उसे एक ऑब्जर्वेशन का नाम दे दिया, लेकिन जेएस मिल ने इसे एक बाकायदा मेथड के रूप में प्रेजेंट किया था, अपने 5 मेथड में से एक मेथड। साइंस और फिलोसफी के इसी तरह के इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स को जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत। थैंक यू।